हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद पिंटू भैया। आज आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को हल करने से पहले, उनके ऑब्जेक्टिव पर विचार करने से पहले हम लोग उसके नियम पर अब पहले विचार करेंगे। सबसे पहले कि निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत छोटे छोटे मुख्य बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे, अपना कंसेप्ट देंगे और आप लोग उस कंसेप्ट को समझ करके मुझे विश्वास है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बड़ा आसानी से कर लीजिएगा। तो चलते हम लोग अपने टॉपिक की ओर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति, जो आपके आगे क्लास में जाओगे 12th क्लास में, तो ये ब्रांच बहुत ही मैथ का एक बहुत बड़ा ब्रांच बन जाता है और इसका यूज आप जाइएगा तो हर एक कंपटीशन में है। तो हम आप लोगों से मैंने आग्रह करेंगे कि इस चैप्टर को निश्चित तौर पर 10वां क्लास में आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि आपको 11 और 12 क्लास में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और ये हम जितना भी चीज़ बताने जा रहे हैं आपको सारा बेसिक चीज़ बताएंगे। हमको लगता है कि 9th और 10th क्लास का कोई भी चीज़ मैंने एक संक्षिप्त में मैंने छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहला नंबर हम लोग विचार करेंगे कार्तीय तल, जिसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं। अर्थात ये प्लेन जो है कार्टेशियन प्लेन कब कहलाता है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा प्लेन, कोई भी ऐसा तल जिस पर क्षैतिज और उदग्र रेखा खींच दी जाए, तो उस तल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल कहने का कारण क्या है कि इस पर रखे जाने वाले बिंदु को सूचित जो किया जाता है वह कार्तीय रूप में किया जाता है, इसीलिए इस तल को क्या कहते हैं हम लोग, कार्तीय तल कहते हैं। अब ये कार्तीय तल की आवश्यकता क्या है, इस कार्तीय तल में एक क्षैतिज और उदग्र रेखा खींचने की आवश्यकता क्यों होती है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, किसी भी बिंदु या किसी भी वस्तु को निर्देशित करने के लिए आपको एक तल की आवश्यकता होती है, और उस बिंदु को निर्देशित करने के लिए उस तल में एक क्षैतिज और उदग्र रेखा की आवश्यकता होती है। तो किसी भी बिंदु या किसी वस्तु को निर्देशित करने के लिए दो लंबवत रेखा की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा होती है और दूसरा उदग्र रेखा होती है। क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, अर्थात एक्स अक्ष, और उदग्र रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। किसी भी कार्तीय तल में खींची गई क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा उदग्र रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, और एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अर्थात ये बिंदु ऐसी बिंदु होती है जो अक्ष पर सभी दिशाओं में इसी बिंदु से दूरी को मापा जाता है। अब इस मूल बिंदु से दाहिने तरफ ली गई सभी दूरी धनात्मक होती है। ये कभी लेंथ को नहीं बताती है, दिशा को बताती है। मूल बिंदु से दाहिने तरफ कोई भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी तो पॉजिटिव लिया जाएगा, अर्थात पॉजिटिव जो बताएगी एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु लेंगे वह धनात्मक दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। अपवार्ड भी लेंगे तो ये धनात्मक मान को रिप्रेजेंट करेगी। मूल बिंदु से लेफ्ट साइड नेगेटिव, और मूल बिंदु को हम लोग प्राय ओ से सूचित करते हैं, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन ओ एक्स डैश। उसी तरह से वाई एक्सिस में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन, और इसको ओ वाई डैश कहते हैं। अब एक्स
एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको बोलते हैं प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट अर्थात द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का मान जो होता है वह पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव माने एक्स निर्देशांक भी पॉजिटिव, वाई निर्देशांक भी पॉजिटिव। हम आपको बताएंगे एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक के बारे में और डिटेल्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट नेगेटिव, वाई क्वाड्रेंट पॉजिटिव, माने एक्स निर्देशांक ऋणात्मक, वाई निर्देशांक धनात्मक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, माने एक्स भी निर्देशांक माइनस, वाई निर्देशांक भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स निर्देशांक प्लस, वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा माइनस। ये तो हो गया चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक का चिन्ह हो गया। और इससे आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि 2 - 3 किस चतुर्थांश में होगा, तो यहाँ एक्स निर्देशांक किस में प्लस और वाई किस में माइनस। हमको इसके मान से मतलब नहीं है, हमको केवल इसके चिन्ह से मतलब है। तो यानी कि प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अर्थात ये पॉइंट जो होगा वह फोर्थ क्वाड्रेंट का बिंदु होगा। अब एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, इसी एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं, अर्थात अंग्रेजी में एब्सिसा बोलते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, अर्थात ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब आता है आपके एग्जाम में कि जिसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 3, 4 में कोटि का मान कितना है, भुज का मान कितना है, या ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कि भुज क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस में कोटि क्या है। तो आपको ऐसा जानकारी भी होगा, क्लास में आप पढ़े हैं तो अच्छी तरह से पढ़े होंगे। तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी जो मेजर की जाएगी उसको हम लोग कहते हैं कोटि। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी जो मापी जाएगी उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं कोटि, अर्थात वाई निर्देशांक। वाई अक्ष से जो दूरी मेजर की जाएगी, और दूरी मतलब हमेशा लंबवत दूरी की बात हम बोल रहे हैं, वाई अक्ष से लंबवत दूरी भुज कहलाती है, अर्थात एक्स निर्देशांक कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, यहाँ 3 और 4 है, कोई व्यक्ति बोलेगा कि भुज कितना है, तो जब ऐसे निर्देशांक में दिया हो तो बड़े आसानी से आप पकड़ सकते हो। भुज का मतलब एक्स निर्देशांक मतलब कितना हो गया 3, कोटि का मतलब कितना हो गया 4। लेकिन आपको क्वेश्चन में देगा कि एक्स अक्ष से दूरी कितना है, तो लड़का क्या समझता है ना कि 3 होगा। एक्स अक्ष से दूरी का मतलब एक्स निर्देशांक नहीं है, एक्स अक्ष से दूरी मतलब वाई निर्देशांक, वाई अक्ष से दूरी इसका मतलब एक्स निर्देशांक। तो शायद हमको लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा। आगे अब हम लोग ये 9th क्लास में सारा चीज़ आप लोगों को बताया गया होगा। अब हम लोग आगे 10वां क्लास में कुछ सूत्र हैं, तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो 10वां क्लास में है। 10वां क्लास में आप लोगों को क्लास में डिटेल्स बताया गया है, तो हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले उन सारे सूत्र को अर्थात उन सारे फार्मूला को एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेंगे। तो चलते हैं हम लोग उन फार्मूला को, सूत्र अर्थात फॉर्मूला। तो 10वां क्लास में स्टार्ट है डिस्टेंस फार्मूला से। तो पहला हम फार्मूला क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र। जैसे आपको 2 बिंदु दिया हुआ है, दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, जिसमें मान लीजिए x1 हो गया, y1 बिंदु A हो गया, B हो गया, x2 y2। तो बिंदु A से B की दूरी कितना हो जाएगी
ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसी बात को आप ये भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके मान में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा। दूसरा क्या आपसे देगा क्वेश्चन में, यही जो बिंदु दिया हुआ x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी, तो वह बोल देगा कि मूल बिंदु हो गया O से एक बिंदु A x y है, मूल बिंदु से बिंदु A x y के बीच की दूरी, तो मूल बिंदु कितना हो जाएगा 0 0, यानी कि मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x y के बीच की दूरी कितना होगा, यानी कि O से लेके A तक, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जैसे कोई आदमी कहे कि 5 और 7 बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अगला अर्थात तीसरा फॉर्मूला, अब जैसे संरेख पूछता है तो संरेख को हम लोग त्रिभुज के भी आधार पर निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र के आधार पर भी। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई व्यक्ति 3 बिंदु दे दिया, A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3, ये 3 बिंदु दिया हुआ है और पूछेगा कि ये तीनों बिंदु ये संरेख हैं कि नहीं। तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, अगर इसका पालन करता है तो यानी कि ए बी सी क्या है, संरेख है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ हमने इसलिए इसको लिखा क्योंकि बी को बीच में रख रहे हैं, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के इक्वल हो सकता है। मे बी ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी हो, या ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी हो, तब भी वह क्या होगा, संरेख होगा। क्योंकि वहाँ मुझे मालूम नहीं होगा कि ए बीच में होगा कि बी बीच में होगा कि सी बीच में होगा, तो इसलिए 3 बिंदु अगर दिया हुआ तो किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, और दोनों छोटी भुजा की लंबाई बड़ी भुजा के क्या हो, बराबर हो, यानी कि दोनों छोटी रेखाखंड की लंबाई बड़ी रेखाखंड के बराबर है, तो तीनों बिंदुएं क्या हैं, संरेख है। या हम आगे जो बताएंगे फार्मूला, इसको त्रिभुज पर भी हम लोग रखते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे और 0 आ गया तो इसका मतलब कि ये तीनों बिंदुएं क्या हैं, संरेख हैं। क्योंकि 3 बिंदुएं संरेख होगी तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। आगे हम चलते हैं, चौथा आपको मिलेगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र में क्या है, 2 प्रकार के सूत्र होते हैं विभाजन में, एक आंतरिक विभाजन और दूसरा होता है बाह्य विभाजन, सेक्शन फार्मूला है। तो विभाजन सूत्र, जिसे 2 बिंदु दिया हुआ है, इस 2 बिंदुओं को आप मिला दिए तो रेखाखंड बनेगा। मान लीजिए ए और दूसरा बिंदु हो गया बी, अर्थात ए बी एक रेखाखंड हो गया। इसका निर्देशांक दिया रहेगा x1 y1 और इसका निर्देशांक है x2 और y2। x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु जो है P m अनुपात n में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो पूछेगा कि इस बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा, तो मैंने मान लिया कि xy होगा। तो अब इस आधार पर x बराबर क्या होगा, तो बड़ा आसान है, m यानी कि लेफ्ट वाले को राइट वाले से और राइट वाले को लेफ्ट वाले से, तो यानी कि x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n, y बराबर mx2
सॉरी y है ना, तो my2 प्लस ny1 बट्टा में m प्लस n, ये आपका हो गया विभाजन सूत्र। और ये जो विभाजन सूत्र है आंतरिक विभाजन सूत्र है, और 10वां क्लास में प्रायः आंतरिक विभाजन सूत्र का ही प्रयोग ज़्यादा है। बाह्य विभाजन में क्या होता है, केवल ये प्लस जो है किस में हो जाता है, माइनस में, अर्थात ये p जो है बाहर से विभाजित करता है। अगला इसी से संबंधित विभाजन सूत्र से ही संबंधित आता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, इसका यूज बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, ये m अनुपात n, माने जितना m होगा उतना ही n होगा, तो यानी कि ये एक अनुपात क्या हो जाएगा, एक, तो यानी कि p जो होगा AB का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो जब p जो है AB का मध्य बिंदु होगा तो आपका x बराबर हो जाता है x1 प्लस x2 और बट्टा में 2, y बराबर हो जाता है y1 प्लस y2 बटा 2। ये हो गया आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र। अब अगला टॉपिक जो है त्रिभुज से संबंधित फॉर्मूला है। त्रिभुज, ट्राइएंगल्स, आपको एक त्रिभुज दे देगा और इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे देगा, x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3, और बोलेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है माने एरिया ऑफ ABC बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। और यही जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल माने एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC अगर कहीं 0 आ गया, इसका मतलब हुआ कि ABC नॉन कोलिनियर माने असंरेख नहीं है, ये तीनों के तीनों क्या है, संरेख हैं। अर्थात संरेख का एक अगला शर्त क्या हो जाएगा, यानी कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, यानी कि वह तीनों बिंदुएं क्या होगी, संरेख होगी। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोगों का कंक्लूजन था फार्मूला का और कुछ नियमावली का। अब इन सारे नियम का प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्टिव में करेंगे, जो आपके सामने ऑब्जेक्टिव आएगा। और ऑब्जेक्टिव इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10th क्लास में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर लड़का अगर थोड़ा सा भी अगर ढंग से पढ़ा हो तो निर्देशांक ज्यामिति का कोई भी क्वेश्चन उसे नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो आज का पहला क्वेश्चन और बेहद ही इजी क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा भुज, अर्थात ये एब्सिसा होता है, इंग्लिश गलत लिखा हुआ है, एब्सिसा होता है। अगला क्वेश्चन, कार्तीय तल में स्थित बिंदु 3-4 के कोटि का मान। तो कोटि का मान मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष से दूरी अर्थात वाई निर्देशांक। वाई निर्देशांक का मान इसमें कितना है, -4, और यही सी -4 को हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, बिंदु 3, 4, 3 किस पाद में स्थित है। तो 4, 3 मतलब 4 भी प्लस है और 3 भी क्या है, प्लस में है। और प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, प्रथम चतुर्थांश अर्थात प्रथम पाद, यानी ऑप्शन हो गया ए। चौथा क्वेश्चन,
4 माइनस 3 किस चतुर्थांश में है? तो 4 पॉजिटिव है और 3 क्या है? माइनस में है। प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होगा? चौथे चतुर्थांश में होगा, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -3 -5, तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में आएगा? तृतीय चतुर्थांश में, और आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि 6 माइनस 5 का x नियामक मतलब x निर्देशांक अर्थात भुज कितना है? तो भुज आपका कितना है? 6 है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन यानी 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु XY से XY की दूरी किससे? मूल बिंदु से। तो XY की दूरी मूल बिंदु से तो फॉर्मूला है √x² प्लस y², अर्थात आपका ऑप्शन हो गया बी। 8वां क्वेश्चन बिंदु 6 माइनस 5 में भुज का मान कितना है? माने एब्सिसा कितना है, माने x निर्देशांक कितना है, या इसी को बोल सकते हैं y अक्ष से दूरी कितनी है। इन सभी का जवाब एक ही होगा, वह होगा 6, अर्थात ऑप्शन आपका है ए। अब कुछ बच्चे को दिमाग में आता होगा कि बड़ा सर इजी क्वेश्चन लेके आए हैं, इसलिए आप लोग गौर कीजिएगा कि सारा का सारा क्वेश्चन किसी न किसी साल आपके मैट्रिक में आया है, और मैं आप लोगों को अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी तुरंत कुछ ही दिन के बाद, मैं उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत बहुत इजी क्वेश्चन पूछी जाती है, यानी आपका बेसिक क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। तो बेसिक मजबूत होगा तभी आप लोगों से निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन इजीली बनेगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो आप समझते हैं, कई बार बताया जा चुका, पिछले कई वीडियो में भी बताया गया होगा, अगर x बराबर a और a कोई रियल नंबर हो तो ये हमेशा जो होती है y अक्ष के समानांतर होती है, और जब कभी भी y बराबर कुछ भी हो a और ये एक रियल नंबर हो तो ये हमेशा x अक्ष के समानांतर होती है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है? 10, तो x बराबर 10 एक सरल रेखा होगी, और वह सरल रेखा यहाँ y है तो x अक्ष के समानांतर होगी, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, सरल रेखा x बराबर -2 y बराबर 3 का कटान बिंदु कितना होगा? एगो तो बड़ा आसान है कि आप देखिए x बराबर कुछ भी दिया हुआ मतलब x निर्देशांक है, और y बराबर कुछ भी दिया तो y निर्देशांक है। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा -2 और 3, यानी कि आपका आंसर हो गया ए। लेकिन इसी चीज़ को थोड़ा सा हम ग्राफ से समझा दें। मान लीजिए कि ये y एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका x एक्सिस। x बराबर -2, x बराबर -2 मतलब मूल बिंदु से माइनस का अर्थ हुआ लेफ्ट साइड, यानी 2 इकाई की दूरी पर एक रेखा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी -2 है। -2 कहने का मतलब ये मत सोच लीजिए कि भैया माइनस में बोले हैं, डायरेक्शन माइनस में है, तो हम लोग जनरली क्या बोलेंगे? x बराबर -2। उसके बाद y बराबर 3, y बराबर 3 का मतलब x अक्ष के समानांतर मूल बिंदु से कितना दूरी पर? 3 इकाई की दूरी पर। तो ये हो गया आपका 3 इकाई और ये हो गया -2, तो ये 3 तो ये भी 3, ये -2 तो ये भी -2, तो यही ना पॉइंट पूछ रहा है। तो आप बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक x एक्सिस का पहले वैल्यू लिखेंगे तो -2 और 3, और आप देखिए तो ये किस सेकंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं? सेकंड क्वाड्रेंट में बन गया। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? -2 3, जो कि हमने ऑप्शन आपका बताया था ए। अगला क्वेश्चन, y का वह मान क्या होगा जिसके लिए p बराबर 2 - 3 और q बराबर 10 और क्या है y के बीच की दूरी कितना है? 10 मात्रक है। आपके ये NCERT का क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से पूछे जाते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में है
और ये 2015 के एनुअल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में पूछी गई क्वेश्चन है। तो कह रहा P बराबर 2 - 3 और Q बराबर 10y के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। तो कह रहा y का मान, तो P Q बराबर प्रश्नानुसार कितना है, 10। तो P Q का मतलब √x1 - x2 या x2 - x1, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 10। ये रूट इधर से हटेगा तो उधर स्क्वायर होगा, तो यानी कि ये बच जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 × y × 3 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10। ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, y स्क्वायर, ये स्क्वायर सॉरी ये हो गया आपका 100, चूँकि इधर का रूट जाएगा तो उधर स्क्वायर होगा, तो यानी 10 × के 100 हो जाएगा। y स्क्वायर 3 दूनी का 6y और 3 का 9, 8 × 8 = 64, तो 64 और 9 कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13, 6 × 1 = 7, 73 हो जाएगा, यानी प्लस 73। और ये इधर से आएगा तो -100 बराबर कितना हो गया, 0। अब आपका y बराबर y स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 6y और 100 में से 73 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27। और ये आपका प्लस नहीं होगा, चूँकि 73 में से 100 घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल कितना, 0। अब आप लोग तो 9th से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि द्विघात समीकरण में 3 पद हो तो मध्य पद को तोड़ते हैं, तो गुणा करने पर 27, घटाने पर 6, नतीजा 27, 9 में से 3 गया 6, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, तो 9 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27, 9 में से 3 लेस कर दोगे तो 6 माइनस 27 इक्वल कितना, 0। अब y कॉमन, तो y प्लस 9, इसमें -3 कॉमन, y प्लस 9 इक्वल कितना, 0। अब ये हो गया आपका y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल कितना, 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर -9, y बराबर 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, -9 और 3। तो देखिए ऑप्शन कहीं है, -9 और 3, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया सी। अगला कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो हम आपको तो रूल में ही बता चुके थे कि y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है, और x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो y अक्ष से दूरी, y अक्ष जैसे ये हो गया, y अक्ष से दूरी मापोगे तो ये x का ना वैल्यू देगा, और x अक्ष से दूरी मापोगे तो क्या देगा, y का मान देगा। तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है, अर्थात x निर्देशांक, यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। 4 - 2 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 × 2 का स्क्वायर, और 2 स्क्वायर का मतलब 2 √2, अर्थात ऑप्शन हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिखाएं कि बिंदुएं इतना इतना
इतना संरेख है, तो ये गलती हो गया, ये दिखाया नहीं, यहाँ पर होगा यदि बिंदु इतना 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 संरेख हो तो इतना का मान कितना होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। मैट्रिक के दृष्टि से देखा जाए, एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो हमारी समझ से इस सेट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग एक बार इसको बारीकी से देखते हैं। 3 3 4 0 और 0 के संरेख हो तो 1/h प्लस 1/k का मान क्या होगा। मान लीजिए आपको डिटेल्स बना के दिखला रहे हैं इसको। a बराबर 3 3, b बराबर h0, c बराबर 0k। तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ABC बराबर 0 कब, संरेख के लिए। जब 3 बिंदुएं संरेख हो तो उसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा 0। 1/2 x1, डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, x1 मतलब 3 इंटू y1, तो y1 का मतलब 0, सॉरी y2 मैंने 0 माइनस y3 के हो गया, प्लस x2 मतलब h, y3 मतलब k, y1 तो 3 हो गया, प्लस x3 तो 0, y1 3, y2 0 बराबर कितना 0। तो ये 1/2 तो उधर चला जाएगा तो 0, तो ये हो गया -3k। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इंटू के -3h, और ये तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बराबर कितना हो गया 0। अब ये देखिए 3k और h के राइट साइड लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3k प्लस ये उधर चला जाएगा तो 3h, और ये अपने लेफ्ट साइड में ही रह गया मान लीजिए, तो ये हो गया hk। अब hk से दोनों तरफ भाग देंगे तो 3k में hk से भाग दीजिए, 3h में hk से भाग दीजिए, बराबर hk में hk से भाग दीजिए, तो ये कैंसिल, इसमें से h कैंसिल और इसमें से k कैंसिल। तो आप देखिए तो यहाँ पर कितना हो गया 3/h प्लस 3/k बराबर 1 हो गया। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया 1 1 है, तो 3 कॉमन लेंगे, और 3 कॉमन लेंगे तो ले जा करके उधर क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो 1/h प्लस 1/k, और ये उधर चला जाएगा तो 1/3, या सीधा सीधी बोलिए ना कि 3 से क्या करने पर भाग देने पर, तो यानी कि 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 1/ कितना हो गया 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/3। यानी कि ये तीनों बिंदु अगर संरेख होंगे तो 1/h प्लस 1/k का वैल्यू जो होगा 1/3, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और आज का 15वां क्वेश्चन, यदि बिंदुएं K2 -3 -4 और 7 -5 संरेख हों तो K का मान कितना होगा। फिर वही रूल लगेगा। तो मान लीजिए कि ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, और आपको समझाने के लिए हम बोल दिए कि x1 ये और y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया, ये x3 और ये क्या हो गया y3 हो गया। तो कह रहा कि संरेख है, तो संरेख होने के लिए एरिया ऑफ ABC, मैंने ABC माने थे इसीलिए ABC ले लिए, बराबर कितना होना चाहिए 0, तो 1/2 तो उधर चला जाएगा 0, तो x1 का मान कितना है k इंटू y2 माइनस y3, तो -4 -7, -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस और x2 होता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3,
तो x2 y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना हो जाएगा -5 और y1 का मतलब 2, तो -2 प्लस x3 कितना हो गया 7, y1 2 माइनस क्या हो जाएगा +4 इक्वल कितना 0। अब इसको हल कर देंगे तो k का मान निकल जाएगा। 5 में से 4 गया, एक में कैसे गुणा करोगे तो k -5 -2 -7 17 का 21 माइनस प्लस 21, 4 और 2 6, 6 7 42 बराबर कितना 0। अब ये k का मान 21 से 42 63 और लेफ्ट से राइट जाएगा तो -63, अर्थात k का मान हो गया -63, अर्थात ऑप्शन हो गया सी। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई के रूप में ये दिया हुआ है, जिसका शीर्ष -4 0 0 3 और 0 0 है। तो मान लीजिए कि ये a हो गया और ये b हो गया और ये क्या हो गया c हो गया। तो आप फिर वही फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y2 प्लस, यहाँ गलत हो गया, y2 के बाद y3 माइनस y1 और यहाँ 3, तो 3 के बाद y1 माइनस y2, इसी का वैल्यू निकाल देना है। तो ये क्या देगा एरिया ऑफ ABC जो आप लिखे हुए हैं। तो 1/2 x1 मतलब a का जो x है वह x1 है -4 y2 3 y3 0 3 प्लस x2 मतलब 0 और y3 माइनस y नहीं, यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बट आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। y3 मतलब 0 माइनस y1 0, ये तो सारा का सारा टर्म्स 0 हो गया, प्लस x3 मतलब 0 y1 माइनस 0 और y2 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यही आपका एरिया हो गया 1/2 इंटू कितना हो गया -12 और ये सब 0 खत्म, तो 1/2 और गुणा -12 6 दूनी का 12 -6। और जैसा कि आप लोग पहले से जानकारी है कि किसी भी चीज़ का एरिया, किसी भी प्रकार के ज्यामितीय आकृति हो उसका एरिया कभी भी 0 नहीं, इतने नेगेटिव नहीं होता है, अर्थात मॉड का मतलब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बनाना, पॉजिटिव बनाना, अर्थात आपका एरिया हो जाएगा इतना वर्ग इकाई। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। एक और भी तरीका जो जीनियस स्टूडेंट है वो बड़ी आसानी से इसको ग्राफ पर बना सकते थे। ग्राफ पर कैसे बना लेंगे सर हम लोग, तो एक बार हम ग्राफ पर बना के दिखला रहे हैं। ग्राफ पर हम बना के दिखला रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये चतुर्थांश हो गया, 0 0 यहाँ हो जाएगा, -4 0 का मतलब क्या हुआ, x बराबर -4 इधर लेफ्ट साइड कहीं -4 होगा, -4 0 और 0 3 0 y का मान 3, तो इसको यहाँ से मिला देंगे, ये ऑलरेडी मिला हुआ है, तो यही ना आपको त्रिभुज। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 इकाई है और ये कितना है माइनस डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन डिस्टेंस कितना है 4, इसी का एरिया फाइंड करना है। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, तो 2 दूनी का 4 3 दूनी का 6 वर्ग इकाई। इस प्रकार से भी आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन अर्थात 17वां क्वेश्चन आज का, बिंदु 0 1 0 5 और 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल
निम्न में क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चूंकि लगातार हमने 3 क्वेश्चन बनाया, ये आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में हो गया। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा और उसको हम करेक्शन करके आपको कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि सही है या गलत है। तो ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, जो कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा कि 17वां का ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2, 3 एवं -6, 7 हो तो उसके केंद्र का नियामक होगा। जैसा कि आप लोगों को बहुत पहले से मालूम है कि किसी भी वृत्त का व्यास का मध्य बिंदु वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। किसी वृत्त का मान लीजिए ये व्यास है, ये व्यास है, मान लिया कि प्रश्न के अनुसार कुछ नाम नहीं दिया है तो हम अपने मन से ए और ये बी और ये केंद्र हो गया ओ, और व्यास का केंद्र जो होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है। आपको क्या दिया है, वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक दिया हुआ है। तो सिरा मतलब ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, यानी कि 2 और 3 दिया हुआ है। और दूसरे सिरे का नियामक क्या दिया, -6 और 7 दिया है। तो क्या पूछा है, केंद्र का नियामक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2 बटा 2, y का क्या होता है y1 + y2 बटा 2। तो 2 और -6, तो 2 - 6 बटा 2, ये किसका मान हो जाएगा, केंद्र के x का निर्देशांक, अर्थात -4 बटा 2, यानी कि हो गया आपका -2। तो इसका निर्देशांक -2, और क्या हो जाएगा y का y1 + y2 3 और +7, 3 + 7 बटा में 2, 10 बटा में 2, अर्थात कितना हो गया 5, यानी कि ये निर्देशांक हो गया 5, अर्थात सेंटर का मान कितना हो गया -2, 5, और ऑप्शन आपका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बराबर 5 - 2 है और बी बराबर, यानी कि बी का मान कितना दिया है 9, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2, 3, 1 अनुपात के रूप में बिंदु P जो है बांटती है। तो P का निर्देशांक क्या होगा। कह रहा है कि ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को P बिंदु जो है 3:1 में विभाजित करती है। तो कह रहा है कि P का निर्देशांक कितना होगा। तो एक फिगर थोड़ा सा रफ बना लेंगे हम। ये हो गया आपका ए, यानी कि प्रश्न के अनुसार 5 - 2, और ये हो गया बी, अर्थात 9, 6, और मान लिया कि ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना x, y है, और A से P और P से B प्रश्न के अनुसार 3 अनुपात कितना है 1 हो गया। तो ये हो गया आपका m, यानी m को उसके साथ, और ये हो गया आपका इधर। तो x बराबर कितना हो जाएगा mx2, तो मैंने 3 × 9 प्लस 1 × 5 बटा में 3 + 1, 9, 3, 12 और 5, 12 और 5 17, 17 बटा कितना हो गया 4, 9 × 27, गलती हो गया ये 9 × 27 और +5 बटा में 3, तो 27 और 5 कितना हो जाएगा 32 बटा में ये हो गया 4 ना, बड़ा गलत हो रहा है जी, 4 और 4 32 हो गया। यानी कि इस P का x का निर्देशांक हो गया 8, y सिमिलरली क्या हो जाएगा my2, तो 3 × 6, 3 × 6 प्लस 1 × -2, तो -2 हो जाएगा बटा में 3 + 1, तो 36 18 और प्लस माइनस -2 बट्टा में 3 1 4, 18 में से 2 गया 16 बट्टा में 4, 4 4 16, ये हो गया आपका 4, और ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 8 और 4, अर्थात ऑप्शन हो गया बी। 20 नंबर क्वेश्चंस,
-3 -4 1 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष जो है किस अनुपात में बांटती है। देखिए वहाँ क्या पूछा था, अनुपात दिया हुआ था, बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा था। यहाँ काटने वाले बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, अनुपात पूछ रहा है। तो फिर इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ मतलब कि एक रफ ग्राफ। मान लीजिए कि एक बिंदु A है और एक बिंदु ये B है। A का निर्देशांक -3 -4 है, B का निर्देशांक 1 और क्या है 2 है। इसको एक बिंदु P जो है काट रही है जो कि y अक्ष पर है, माने ये P बिंदु जो y अक्ष पर है। और आपको ये बात मालूम है कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक y का मान होता है और x का 0 होता है, माने 0y। और x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x 0 होता है। तो y अक्ष पर ये P जो है y अक्ष पर है, तो यानी कि 0y। तो ये पूछ रहा है किस अनुपात में काट रही है, तो मान लिया कि m/n में। तो ये पूछ रहा है कि m/n क्या होगा। तो अब देखिए ये आपको निर्देशांक मालूम है, ये भी मालूम है, इसमें कौन सा किसका मान मालूम है, x निर्देशांक का। तो यानी कि m इधर और n का मान इधर और x का मान दिया हुआ है। तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। तो x निर्देशांक कितना हो गया 0, m का मान मालूम नहीं है, इंटू 1 n इंटू x1 का मतलब -3 बटा में m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो m इसको m हम 3 से गुणा करेंगे तो -3n बराबर कितना 0। m बराबर 3n, m बटा n बराबर 3/1, अर्थात m अनुपात कितना हो गया n, 3/1। ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है और वृत्त के केंद्र का निर्देशांक 2 -3 है तथा B का निर्देशांक 1 4 है। तो A का निर्देशांक कितना होगा। सेम इसके पहले एक वृत्त वाला क्वेश्चन था। मान लीजिए ये एक वृत्त है और इस वृत्त का हमने एक व्यास खींच दिया है। ये वृत्त का व्यास है जिसका एक छोर A है और दूसरा छोर B है, क्योंकि AB वृत्त का व्यास लिखा हुआ है और ये है वृत्त का केंद्र। और यहाँ लिखा है केंद्र का निर्देशांक यानी कि 2 -3 है और ये जो दिया हुआ B का निर्देशांक है 1 और 4, यानी कि ये हो गया आपका x2 और y2 और A मान लिया हमने x1 और y1 और ये हो गया आपका x और y। तो आप लोग ये बात जानते हैं कि केंद्र जो होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है, अर्थात आप लोग ये बात जानते हैं कि x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और इस पर वैल्यू रख करके, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, चूँकि पूरा कंसेप्ट तो बता चुके हैं। x का मान यानी x1 का मान निकालना है आपको, x x2 और 2 का मान दिया हुआ है। सिमिलरली y बराबर y1, इसका मान हमको निकालना है y2 प्लस y2 बटा 2। तो इससे x1 का और y1 का मान निकाल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन ये आप लोगों के होमवर्क के रूप में हो गया। P -4 2 और Q 8 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक निम्नलिखित में से कौन सा है। फिर देखिए क्या पूछा है, इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, फिर P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है। P का मान कितना है -4
2। क्यू का मान कितना दिया है 8 और 6। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए कि P हो गया है और P का निर्देशांक मान लेते हैं XY। तो P तो दिया हुआ है तो P नहीं कुछ दूसरा मान लेते हैं, इसको कुछ दूसरा मान लेते हैं यानी A मान लेते हैं और इसको हमको निकालना है XY मान लिए। X और Y निकालना तो X बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 प्लस x2 -4 प्लस 8 बटा 2 यानी कि 4 बटा 2 2। तो ऑप्शन में देखिए ना, अब आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो होगा नहीं, ये भी कभी नहीं होगा और ये भी कभी नहीं होगा, तो बचा हुआ तो यही। अगर ये भी नहीं होता तो दिया हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, अर्थात इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो गया सी। नेक्स्ट कह रहा है कि 3, 5 और 7, 9 को दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में से कौन होगा। और हम आपको पुनः ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में छोड़ रहे हैं क्योंकि 22 नंबर क्वेश्चन जो था सिमिलरली 23 क्वेश्चन है। तो कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइएगा 23 नंबर का, और आप लोगों का आंसर का हम इंतज़ार करेंगे। हमको उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं 23 नंबर का आंसर बताएंगे। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी। तो आप लोग को पहले से मालूम है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है x² प्लस y²। तो यानी कि -a का स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, अर्थात a का स्क्वायर मतलब -a का स्क्वायर मतलब a², -b का होल स्क्वायर मतलब b², और इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यानी कि √a² प्लस b², अर्थात आपका आंसर हो गया a। और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 5, 6 और बिंदु 6, 5 यदि बिंदु P 5, 6 बिंदु A 6, 5 और बिंदु B 4y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो तो y का मान किसके बराबर होगा। बड़ा सेंटेंस घुमा करके लिखा है, सीधा सीधी हम इसको बोल रहे हैं। A और B को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है P है, तो कह रहा है कि y का मान कितना होगा। तो बड़ा आसान है, ये भी फिगर बनाइए ना पहले। A का निर्देशांक 6, 5, B का निर्देशांक 4y और इसका मध्य बिंदु क्या है P, और ये कितना दिया हुआ है 5, 6। तो कह रहा है कि y का मान क्या होगा। तो आप देखिए, हमको यहाँ गौर से देखिए ना, ये ऑलरेडी चेक कर भी लीजिएगा तो हो जाएगा 6 और 4 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, यानी कि मध्य बिंदु है ही। तो उसी तरह से y का निर्देशांक कितना हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो y का निर्देशांक 6, y1 का मान 5 और प्लस y बटा में कितना 2, तिरछा तिरछी गुणा, तो 5 प्लस y बराबर 12, इसलिए y बराबर 12 में से 5 गया 7, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया 7, अर्थात B। इस प्रकार से आप लोगों का इस सेट का सारा चैप्टर क्या हुआ, इतने क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। किसी भी तरह का कोई कमी लगी हो, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।